जाहिर है अब बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे, ममता बनर्जी जवाब तो देंगी। ममता बनर्जी ने कहा मोदी सिर्फ रैली करने में जुटे हैं, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि पहलगाम वाले आतंकी कहां हैं। जरा सुनिए क्या बोले प्रधानमंत्री और ममता ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को, अगर कुछ हुआ तो पब्लिसिटी तो हुआ है। छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ। अगर आपका दिल इतना सच्चे है तो कहिए जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया, आज तक उसको अब मारा, पता हम लोगों को सब है। इमेज बढ़ाने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री पहुंच गए पटना, वहां पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी वो करेंगे। बिहार में इस साल चुनाव भी है, इसीलिए महागठबंधन और एनडीए दोनों में एक अलग ही तरह की लड़ाई चल रही है। कैसी लड़ाई चल रही है, जरा आप भी उसकी एक बानगी देखिए। और एक गाना मन से गुनगुना रहा हूं सुबह से ही, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। कि प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरह पाकिस्तान के धरती में घुसकर आतंकवादियों के निशाने को, आतंकवादियों के ठिकानों को आपने नस्तानाबूद करने का काम किया, वो गलीमत है कि वो ये गाना गाए। मुझे गाना तो ये गाना चाहिए प्रधानमंत्री जी के विषय में। बिहारी लोग गाते हैं कि तुम तो बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तो ये कैसी गानों के जरिए जंग चल रही है, इस पर बाद में आऊंगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी एक बार फिर आज हमलावर दिखी। कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। कांग्रेस ने आज फिर ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से सवाल पूछे और एक पोस्टर भी दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो पोस्टर दिखाया वो ये देखिए जरा। अब जाहिर है कांग्रेस का आरोप यह है बीजेपी सिर्फ मार्केटिंग कर रही है, ऑपरेशन पर सियासी प्रचार कर रही है। प्रधानमंत्री अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हैं, जो सेना के शौर्य का सीधा सीधा अपमान भी है। रागिनी नायक क्या बोली, जल्दी से आप वो भी सुनिए। मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बनाना चाहती है और मैं जानना चाहती हूं कि सेना के पराक्रम का श्रेय, सेना की बहादुरी का श्रेय, सेना की वीरता का श्रेय बटोरने के लिए आखिरकार मोदी सरकार किस हद तक नीचे गिरेगी। ये विजुअल्स आप चलाइएगा जरा। देखिए, ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ मोदी जी की फोटो, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर पे, हर पेट्रोल पंप पे, देश के हर प्रांत, हर जिले, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो चिपकाने से शायद मोदी जी का मन नहीं भरा।
तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही, देश भर में रोड शो, प्रधानमंत्री का आखिर प्लान क्या है? और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के हर रोज सवालों में कितना दम है? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, कांग्रेस से यहां आलोक शर्मा आ गए, जेडीयू की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी आपकी स्क्रीन पर हैं, आरजेडी से शक्ति यादव हैं और सीएसडीएस से देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार भी मेरे साथ। आप सभी का स्वागत। गुरु प्रकाश, क्यों रोड शो निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री? देश भर में घूम घूम के, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, अब बिहार में निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए मानक जी, एक नेता का काम क्या होता है? एक नेता का काम होता है संवाद करना, अपने लोगों के बीच में रहना। उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है? आखिर क्या कारण है कि लगातार तीसरी बार आम चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में हमें भारत के लोगों का आशीर्वाद और जनादेश प्राप्त हुआ है? लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का अपार प्रेम, अपार स्नेह और अपार आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए उनके बीच में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक निहितार्थ कोई देखने की आवश्यकता है। बिहार में चुनाव है और बिहार में पहली बार, मैं तो बिहार से आता हूं मानक जी, आप जानते हैं, आप बिहार आए कई बार। पटना के एयरपोर्ट की क्या स्थिति हुआ करती थी, आज पटना का एयरपोर्ट, और मैं आपके शो के माध्यम से, आपका शो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में देखा जाता है, पूरे दुनिया में जितने पटना बिहार के लोग रहते हैं उनके लिए आज गर्व का दिन है। ये गर्व का विषय है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो इतने दिनों से उसका खिल्ली उड़ाया जाता था सोशल मीडिया पे, आज देखिए इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है। और यही नहीं मानक जी, 35 किलोमीटर के रेडियस में पटना के बगल के बेटा में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जहां पे एयरबस 380 और इंटरनेशनल सेवाएं भी शुरू होगी। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं मानक जी कि एक एयरपोर्ट आने से स्टेट की इकोनॉमी में बुनियादी परिवर्तन आता है। गुरु प्रकाश, देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री, देखिए वो देश भर में जाएंगे, परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जाए, पर जगह जगह जाकर रोड शो क्यों निकाल रहे हैं वो? इससे मैसेज ये जा रहा है और इसका विश्लेषण लोग ये कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को भुनाना चाहते हैं। कह दीजिए, या तो हम भुना रहे हैं, हमारा श्रेय हम ले रहे हैं। नहीं मानक जी, देखिए ऐसा है कि आपके पास अगर कोई नेता होगा और वो नेता अपने आप में एक बड़ा ब्रांड होगा, अब विपक्ष के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास नेता की कमी है, नेतृत्व की कमी है, नीति की कमी है, कोई नियति नहीं है। तो कौन सा नेता है जो रोड पे निकलेगा और उनको मिलने के लिए भीड़ लग जाएगी? यहाँ बिहार का आदमी खुश है, बिहार का आदमी स्वेच्छा से निकल के लोगों से मिल रहा है, मोदी जी से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। और जब कोई नेता, मैं पुनः बोल रहा हूं कि लोकतंत्र में एक नेता के पास अथॉरिटी, सम्मान, प्रतिष्ठा उस देश की जनता से आती है, और जब देश की जनता मोदी जी को प्रेम और स्नेह दे रही है, मुझे पुनः लगता है कि इससे किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है और पॉलिटिकल लाभ उठाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि देश भर में तो आप अपने सांसदों के दल भेज रहे हैं और यहां पर उसका क्रेडिट ले रहे हैं। बताइए, ये कैसा दोहरा मापदंड हुआ? अरे मानक जी, देखिए ऐसा है कि मैं दोबारा बोलूंगा आपके शो पे, इस क्रेडिट ले लेंगे, क्रेडिट की लड़ाई है। आप मतलब देश की जनता को, 140 करोड़ लोगों को इतनी सरलता से लेते हैं क्या? आपको लगता है कि हम लोग कुछ बोल देंगे और वो मान जाएंगे? ऐसा नहीं है। 140 करोड़ लोग बहुत ही एक मेजर्ड तरीके से वो नापते हैं, तौलते हैं, तब अपना आशीर्वाद किसी को देते हैं। क्या कारण है कि 14, 19, 24 में इतनी अपार जनादेश और हमें सीट मिला है? इसका कारण यही है कि लगातार हम संवाद करते हैं, लगातार हम बात करते हैं। और मानक जी, मैं बिहार का हूं और मैं पुनः बोल रहा हूं कि बिहार के लिए विशेष दिन है आज। हम लोगों ने जो कहा है, मैं कहता हूं अपने विपक्ष के साथियों के साथ, कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पे हमसे बहस करिए, आप हमसे साक्षरता पे बहस करिए, आप हमसे बिजली, अच्छा अभी उस पर आ रहा हूं, गुरुप्रकाश एक सेकंड, उस पर आ रहा हूं, एक सवाल के आकार पे बहस करिए, उस पर आ रहा हूं, बिहार बहस हमसे इस पे करिए। हां, बिहार पर मैं आ रहा हूं भी। एक सवाल और, आज कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग भी दिखाए जिसमें प्रधानमंत्री की अपनी तस्वीर है। इससे तो संदेश साफ है, श्रेय लेने की कोशिश हो रही है, मान लीजिए इस बात को। और कांग्रेस कह रही है आप उसका पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन आप कर रहे हैं। मानक जी, दो छोटी सी चीज है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने पार्टी के नेता यूएन में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे, उनके सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे, उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। उनके पार्टी के वरिष्ठ सांसद जब विदेश की धरती में भारत का पक्ष रख रहे हैं, ये आपके दर्शकों को समझना चाहिए, वो वहां पे जो भारत का पक्ष रख रहे हैं, तो उस भारत के पक्ष को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस की मीडिया डिपार्टमेंट लग गई है। वो क्या पवन खेरा जी हो और कौन तमाम लोगों अपने ही पार्टी के वरिष्ठ सांसद को भारत के खिलाफ का स्टैंड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये आपके
लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि मानक जी लगातार ऑपरेशन सिंदूर हो, और क्रेडिट लेने की क्या बात होती है मानक जी, 1971 के बाद भूल गए हैं, डीके बरुआ का बयान हम भूल जाएं, वरिष्ठ केसी त्यागी जी यहां बैठे आपको याद दिला देंगे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस प्रकार की बात करने वाले। और 1971 के लड़ाई और बिहार के बीच में एक छोटी सी बात, 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड की बात है, 71 की लड़ाई का श्रेय आप इंदिरा गांधी को देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उस समय बिहार का एक दलित समाज का व्यक्ति बाबू जगजीवन राम केंद्र में रक्षा मंत्री था, उनको श्रेय क्यों नहीं दिया आपने? तो श्रेय की लड़ाई में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि अपने ही पार्टी के बाबू जगजीवन राम को भूल जाइए, कभी शशि थरूर को भूल जाइए और देश के इंटरेस्ट को भूल जाइए। ठीक है, ओके आलोक शर्मा। आलोक जी यहीं से शुरू करिए भाई। शशि थरूर जब ये कह रहे हैं कि अब ये गांधी जी का देश तो है लेकिन अब ये दूसरा गाल आगे नहीं करता, क्यों उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आपकी पार्टी सोशल मीडिया पर लगी हुई है? देखिए, हम तो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट तो वो लोग कर रहे हैं जो शशि थरूर को जॉर्ज सोरोस का मित्र बताते थे। ये वही शशि थरूर है जिनको कहते थे राम और कृष्ण के विरोधी हैं, ये बीजेपी कहती थी। ये सब लोग यही लोग कहते थे। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे भाइयों बहनों मित्रों 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अरे भाई किसके लिए कहा था आप बता दीजिए। अब इनका पता नहीं कौन सा वो अपार प्रेम शशि थरूर जी के लिए उमड़ा है। खैर चलो, शशि थरूर जी अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पर शशि थरूर जी इनको अच्छे लगते हैं, यहाँ पर कांग्रेस दीमक लगती है इनको कि कांग्रेस देशद्रोही है, लेकिन शशि थरूर बहुत अच्छे हैं वहां पर। मतलब क्या कॉन्ट्राडिक्शन है इनका, बड़ा गजब है भाई। ये कहते हैं कि साहब वो शशि थरूर जो है वो जॉर्ज सोरोस के, इन्हीं के प्रवक्ताओं ने तमाम चैनलों पे जा जाके कहा। मसला है क्या आलोक जी? पहले आपने उनका नाम भी नहीं भेजा, देखिए 4 नाम भेजे, मैंने कहा सरकार ने जब भेज दिया तो वो जो बयान दे रहे हैं आप उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि शशि थरूर को सरकार ने चुना, हमें क्या दिक्कत है भाई? गए वो चले गए, अब वो पक्ष रखेंगे, वापस आएंगे, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अब वो जो एक बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं वो, मुझे नहीं पता उनका क्या मत है क्या नहीं है, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन निशिकांत दुबे क्या कर रहे हैं वो भी जरा देख लीजिए, वहां बाइट दे रहे हैं। यहाँ पर तो धर्म का कोई मामला ही नहीं है, धर्म का कोई मसला ही नहीं है। 4 दिन पहले यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे के गए, वहां कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो कौन कंट्राडिक्ट करता है? अच्छा आलोक जी, पूरा देश देखता है। पर शशि थरूर ने जो कहा उस पर भी अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा ये पहली बार हम लोग एलओसी के पार जाके और मार के आए हैं। जाहिर है इस पर कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने साल रही, आपको तो बुरा लगेगा ही, इसीलिए आप लोग उसको कह रहे हैं कि पहली बार थोड़े गए। फिर उन्होंने आज ये कह दिया गांधी का देश है, अब ये दूसरा गाल आगे नहीं करता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं इशारा क्या है? देखिए, गांधी का देश तो कहना ही पड़ेगा। अब मोदी का देश कौन कहे जाके वहां? 2002 के दंगों को कौन कहे कि मोदी का देश है, अमित शाह का देश? ये तो गांधी का और नेहरू का ही देश है, और आगे भी गांधी और नेहरू का, पटेल का, सरदार पटेल, मौलाना, इन्हीं का देश रहेगा। ये स्वाभाविक है कि वो वही बोलेंगे जो आज सरकार पूरी तरह से कह रही है, जो चीज है। और हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, शशि थरूर जी भी सरकार के साथ हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह। तुकबंदी कर देना, 22 मिनट में बदला ले लिया। अरे भाई 2 दिन चल देने थे तो 22 मिनट में जब बदला ले सकते हैं तो ये भाषणबाजी करना, गरम सिंदूर पता नहीं कहाँ खोल के, मैंने कहा कहीं कढ़ाई वढ़ाई ना पलट जाए मोदी जी की, कोई सिंदूर कहीं पलट जाए, कहीं इधर उधर फैल जाए। मतलब देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है। अच्छा पहले बार तो 4 आतंकवादी, एक मिनट बताइए ना, 4 आतंकवादी कहां चले गए किसी को नहीं पता है। जितना खर्चा युद्ध में नहीं हुआ उतना मोदी जी ने अपने प्रचार पे खर्च करवा लिया। देश के रोड शो वाले प्रचार मंत्री के नाम पे जाना जाएगा मोदी जी को, और इसके आगे कोई गुण होगा तो पूरी तरह से झूठ बोलने वाला। अपनी ब्रांडिंग पे सारा पैसा खर्च करवाओ। अडानी का व्यापार बचाया, क्यों नहीं करें? वो अडानी का व्यापार अमेरिका की मदद से जिस तरह से बचाया है उस तरह से तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो रोड शो के ही प्रधानमंत्री है, उसके आगे उनको कुछ पता ही नहीं है। पूरे विदेशों के दौरे सैकड़ों कर लिए, और जब युद्ध हुआ और उस समय पर एक देश हमारे साथ, अरे भाई एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। नेपाल तक ने आपके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दी। अरे पूरा दुनिया खड़ा है, एक स्टेटमेंट बताइए, पूरी दुनिया खड़ी है, एक स्टेटमेंट बताइए मुझे। अरे पूरी दुनिया चाइना रसद दे रहा है, आप खड़े लगता है टर्की के साथ। वन बाय वन, एक आपको सुना ना उन्होंने, झूठ बोल रहे हैं। बौखलाहट देखिए, पूरी दुनिया खड़ी है यहाँ पे, बौखलाहट देखिए ना, भारत के साथ खड़ी है। 8 बार ट्रंप कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया व्यापार के लिए। किस भाषा का उपयोग? अच्छा आलोक जी जरा बता दीजिए, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एक बार नहीं कह पाए कि झूठ बोल रहे हैं। आलोक जी ये भी बता दीजिए कि पहली बार हमने नहीं मारा ना एलओसी के पार जाके। बिल्कुल नहीं मारा, पहले भी मारा, हमारी फोर्सेस ने पहले भी मारा, लेकिन इस तरह का प्रचार पहली बार हुआ। अब बात आती है, अरे भाई रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तो बार बार कहते थे, और गृह मंत्री भी, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जान निकल रही है,
अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो ना भाई, संसद में एक दिन का विशेष सत्र बुला लो कि 4 आतंकवादी कहां हैं। हम भी पूछ लें कि पुलवामा की रिपोर्ट कहां चली गई, वो पुलवामा की एनआईए की जांच कहां तक चली गई। त्यागी साहब को शायद पता होगा क्योंकि सांसद भी रहे कि वो गाड़ी किसकी थी, बालकोट में घुस के मारा पता चला होगा कि वो गाड़ी किसकी थी और कहां चली गई। 350 किलो पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो मुंबई के मोदी जी ने नहीं मारा था, फोर्सेज ने हमेशा मारा था। ओबामा रोते हुए, लेकिन अगर सीज फायर हुआ तो मोदी जी पीछे हट गए, बोले नहीं हमने कुछ नहीं किया, डीजीएम। अच्छा एक मिनट, ओके गुरुप्रकाश एक सेकंड ऐसे कोई सुन नहीं पाएगा, प्लीज वन बाय वन। आलोक जी एक सेकंड, एक चीज और, आप 1971 का, एक मिनट गुरुप्रकाश एक सेकंड, वही बात 1971 का आप क्रेडिट लेते हैं ना, इंदिरा गांधी को देते हैं ना, आप कहते हैं ना इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, इंदिरा गांधी ने दो टुकड़े किए। सैम मानेकशॉ को कौन याद करता है? ऐसे में अगर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर अगर प्रधानमंत्री क्रेडिट ले रहे हैं तो क्या गलत है फिर? अगर 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए गए होते तो हम सारा क्रेडिट गुरुप्रकाश को दे देते आज ही। प्रधानमंत्री को छोड़िए, हम तो बीजेपी के हर प्रवक्ता को दे देते कि भाई तुमने ही लड़ाई जीती है। लेकिन जब लड़ाई लड़ रही थी फौज, हम जीत के कागार पर थे, तब आपने सीज फायर किसके कहने से किया, इसका जवाब हमें नहीं मिला आज तक। इंदिरा गांधी ने तो 2 टुकड़े किए, जवाब भी दिए, हर चीज का जवाब दिया कि कैसे क्या हुआ। लेकिन आज दिक्कत यह, दुर्भाग्य है कि जितना युद्ध पर पैसा खर्च नहीं हुआ, उससे ज्यादा मोदी जी ने अपने प्रचार पे पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि रोड शो वाले प्रचार मंत्री। पर आलोक जी भीड़ भी आ रही है, जरा तस्वीरें देख लीजिए, ये रोड शो की तस्वीरें दिखा रहा हूं, पटना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और भीड़ भी आ रही है। आप रोड शो छोड़िए, वो जो नमस्ते क्या था, वो नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और पता नहीं क्या क्या हुआ था, और उसके बाद ट्रंप क्या भाषा बोल रहे हैं। ये भीड़ इकट्ठी करना, ऐसा ना हो बिहार चुनाव हाथ से निकल जाए। देखिए चुनाव लड़ना, जीतना, जिताना जनता का काम है। मोदी साहब क्या करते हैं, केवल वो अपनी चुनावी मशीनरी पे 24 घंटे काम करते हैं। बिहार के लिए क्या क्या किया बता दीजिए ना, विशेष अच्छा ठीक है, ओके चलिए बिहार पे बिहार पे केसी त्यागी 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, भूल गए सब, पूरा देश याद। केसी त्यागी, शक्ति यादव, पहले केसी त्यागी। त्यागी जी पहले आप ही बताइए, रोड शो करना सही है क्या? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री हर राज्य में जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है राजनीतिकरण हो रहा है। मैं मानक जी, दोनों मेरे मित्र गुरुप्रकाश जी और आलोक जी ने जो सवाल उठाए हैं, उसी के प्रकाश में मैं 2 चीज़ें आपके मंच माध्यम से कहना चाहता हूँ। मेरे शहर गाज़ियाबाद में 1971 में मैं अडल्ट था और वोट देने लायक था, और मैं अटल जी का प्रशंसक भी था, लिहाजा मंच के से दूरी पर कहीं था। और बांग्लादेश के निर्माण के बाद जनसंघ का अधिवेशन होता है। बलराज मधोक उस समय बीजेपी के, जनसंघ है उस समय, उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने गदगद हैं पाकिस्तान के बंटवारे से कि वो कहते हैं कि इंदिरा जी ने जो आज काम किया है वो दुर्गा जैसी मुझको लगती है। बाद में बलराज मधोक जी जो अध्यक्ष हैं, उनको भी ये असहज लगता, चूंकि एक वो दौर है जो घोर कांग्रेस विरोध का है। शक्ति यादव जी के नेता, हम लोगों के नेता सब उस समय कांग्रेस विरोध में हुआ करते थे। ये दौर वो दौर है जब सेना के पराक्रम और शौर्य पे सवाल नहीं उठते थे। दूसरा रणनीति का है। 1994 में जब नरसिंहा राव जी ने जेनेवा में सम्मेलन के लिए लोग तय किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने नाम नहीं दिया था वाजपेयी जी का, आपकी जानकारी के लिए। आडवाणी जी अध्यक्ष थे कायदे में, उनको जाना चाहिए था। लेकिन नरसिंहा राव जी ने वाजपेयी जी को चुन लिया, और भाजपा के एक भी नेता ने इस तरह से आवाज नहीं उठाई जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र उठा रहे। बिल्कुल ठीक कहा मेरे मित्र ने। जो गए हैं प्रतिनिधिमंडल में वो पुराने अनुभवी नेता हैं सब। शशि जी यूएन में रह चुके हैं और सेक्रेटरी जनरल का चुनाव जब लड़ रहे थे तो कांग्रेस की उस समय की जो सरकार थी उसने उनका समर्थन किया था उस पद के लिए। विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो जैसे चयन नरसिंहा राव जी ने किया वाजपेयी जी का, उनकी प्रतिभा और कौशल को देख करके उसी तरह से वर्तमान सरकार ने कर लिया। अब 1 महीने से तो ये झगड़ा चला है। आनंद शर्मा जी हैं, मैं और वो कई बार विदेश यात्राओं में साथ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उन प्रतिभावान नेताओं में से हैं
जिनके अफ्रीका के कई राष्ट्राध्यक्षों से भी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे लोग जाकर के कांग्रेस की नहीं। और मैं नरसिंहा राव जी का ये वक्तव्य देकर के आलोक जी आपको भी मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि युद्ध जब होता है तब विदेश नीति नहीं होती, तब राष्ट्र नीति होती। नहीं, युद्ध हुआ कब? सरकार तो कह रही युद्ध हुआ ही। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा। नहीं साहब, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप पूर्व सांसद हैं, ये कांग्रेस पार्टी, आप बताइए ना युद्ध कब हुआ? ये तो कह रहे हैं युद्ध हुआ ही नहीं, सीज फायर हो गया। बोले उनको अपनी बात पूरी करो। ओके, त्यागी जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, वन बाय वन, बिल्कुल नहीं। सरकार कह रही है हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पे किया और युद्ध नहीं हुआ। आलोक जी अपनी बात कह दी, ओके अब रुक जाइए। अब कैसी त्यागी? मेरे तो पूछनी है, बताइए साहब युद्ध कब हुआ? हो गए हैं ओनली कैसी त्यागी? कैसी त्यागी? बोलिए त्यागी जी, बोलिए। अब युद्ध हो तो विदेश नीति। अरे भाई मोदी यहाँ गाली देने लग रहे हैं, मोदी जी। आलोक जी प्लीज रुकिए, व्याकुल हो रहे हैं आप। त्यागी जी का थोड़ा सम्मान करिए प्लीज। प्लीज ओनली जाके वोट मांगे त्यागी को स्क्रीन पर लाइए। सिंदूर के पीछे छिपके खड़े हैं। त्यागी जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। युद्ध हुआ कब आप बताइए मुझे, कितने दिन चला है युद्ध? युद्ध हो तो विदेश नीति। अरे भाई मोदी यहाँ गाली दे रहे हैं। मैं मानक जी अब आपकी बहस से अपने आप को विड्रॉ कर रहा हूं, चूंकि ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं है कि एक साथी बोल रहा हो और बीच में उसको इंटरप्ट करें। लिहाजा मैं किसी को नहीं करता हूं, इसलिए मुझको असहज है और मैं इस बहस से अपने आप को वापस ले रहा हूं। प्लीज आलोक जी वो वरिष्ठ हैं, प्लीज थोड़ा सम्मान। अब आपने अपनी बात कह दी, उनको जवाब देने दें। त्यागी जी प्लीज जाइए मत, अपनी बात कहिए। पॉलिश्ड वे में कांग्रेस को रोज का कोसना त्यागी जी की आदत है। सरकार से एक सवाल नहीं पूछ सकते। अरे वो एनडीए का सहयोगी है भाई। आप कह रहे हैं कि सरकार से क्या बात कर रहे हैं भाई? धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि साहब आपने एक्सपोज किया इनको। पहले सेना से सवाल नहीं पूछे जाते। पवन खेरा सही है। नहीं, शशि थरूर भी गलत है यार। युद्ध हुआ कब भाई? मानक जी मैंने तो सीधा सवाल पूछा भाई। आलोक जी आपने सवाल पूछ लिया, उसके बाद उनको जवाब देने का मौका तो देने दीजिए ना। जवाब लीजिए। तो चले गए वो, आप बार बार बोल रहे थे, वो चले गए। हमेशा कांग्रेस को कोसते रहो बस। अरे भाई त्यागी जी से जरा रिक्वेस्ट करिए, हाथ जोड़ के कहा, बता दीजिए भाई कब युद्ध चल रहा है। एक मिनट रुकिए, जरा शक्ति यादव को स्क्रीन पर लाइए, संजय कुमार को लाइए। गलत बात है। और जरा एक बार त्यागी जी से रिक्वेस्ट करिए, त्यागी जी दोबारा आइए, शो में जुड़िए, आपको बोलने का पूरा मौका, सम्मान दिया जाएगा। आलोक जी भी यही बात मानेंगे। त्यागी जी को दोबारा जोड़िए। इतने शक्ति यादव आप अपनी बात कहिए। अब शक्ति यादव, उसके बाद आ रहा हूं संजय कुमार। शक्ति यादव पहले तो वो गाना सुना दीजिए, मैं चाह रहा हूं जो हमने गाना शुरू में प्ले किया था, एक बार सुना दीजिए थोड़ा। क्या था वो? मानक जी आपने वो चीज तो सुन ही लिया है, देख ही लिया है, जो बिहार के संदर्भ में था और बिहार जिसका दंश भुगत रहा था। देखिए, डिबेट में केसी त्यागी जी का चला जाना असहज है और मैं एक बात कहूंगा कि केसी त्यागी जी को इस कदर नहीं भागनी चाहिए। वर्तमान हालात में जो स्थितियां हैं, उन सवालों का जवाब गंभीरता से देनी चाहिए। वो गंभीर आदमी है, वरिष्ठ हैं। और एक बात उन्होंने बिल्कुल कहा जो ऐसा नहीं है कि उसे काटा जा सकता है। देखिए, देश के सेना के शौर्य पराक्रम पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है और ये क्रेडिट सेना को जाता है। और यह भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी कोटे से जब मंत्री सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में लाके खड़ा करने की बात करते हैं, आतंकवादी का बहन करार देते हैं, जिनके जज्बे को देश सैल्यूट करता है, तो एक सवाल उठना लाजमी है। और एज ए प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर रोड शो करते हैं तो हम तो इस बात के सदैव पक्षकार रहे हैं कि अगर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, करनी चाहिए। राष्ट्र के बाहर भी डेलीगेशन हर पॉलिटिकल पार्टियों से गया है और इन चीज़ों को रख भी रहा है, इसे किसी ने नकारा नहीं। लेकिन एज ए पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में कमल छाप लगा करके आप अगर बात रखेंगे, परोसेंगे, तो सवाल खड़े होंगे। राष्ट्र की बात और फिर पार्टी की बात, दो बातें हो जाती है। मानक जी बिहार आए हैं, बिहार के दौरे पर आप अभी तस्वीर दिखा रहे थे, मुझे असहज लगा, माफ करिएगा। मैंने कभी भी इतने दिनों में मैंने कभी भी कई प्रधानमंत्री जी को मैंने इस बिहार के दौरे पे देखा। 144 जैसी हालात बिना लैंड किए बगैर
पटना की सड़कों पर देखी गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होना चाहिए। बिहार में कट्टा राज है, मैं मानता हूं, कड़े इंतजामात होनी चाहिए और चौकस भी होनी चाहिए। सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गलियां, जो सड़कें जिस सड़क से गुजर नहीं सकते हैं, उन सड़कों को भी 144 जैसी हालात में तब्दील कर दी गई। एक पार्टी, आप बिहार के इश्यूज पर बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा, मैं नहीं रोकूंगा आपको। लेकिन अभी जो ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट चल रही है, आप उससे बच रहे हैं। आप कह रहे हैं केसी त्यागी भाग गए। नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं केसी त्यागी भाग गए, मैं कह रहा हूं आप बच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आलोक शर्मा, उनके सारे प्रवक्ता हर दिन सवाल पूछ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर आप पूरी तरह से इस डिबेट से खुद को अलग कर लेते हैं। नहीं, मैं डिबेट में भी तो मैं शुरू ही किया हूं जी मानक जी। ऑपरेशन सिंदूर की बात ने नकारा किसी ने नहीं, लेकिन सिंदूर बांटना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर दी गई तो मैंने कहा, हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा कि इस देश की सेना जब भी इस मां की कोख का, मांग के सिंदूर का, बहनों की कलाइयों की रक्षा की जरूरत आन पड़ी है, 2 कदम आगे बढ़कर के उनके मंसूबों को चकनाचूर किया है, जो नापाक इरादे से देश को देखते हैं। अगर सवाल आतंकियों की पहचान की उसको कहा गया, अगर पूछा जा रहा है तो सवाल गलत नहीं हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के आड़ में अगर सिंदूर को लेकर करके सिंदूर बांटना, भारतीय संस्कृति में खास करके हिंदी पट्टी के इलाकों में हम जहां तक जानते हैं सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। सिंदूर खैरात नहीं है जो आप बांटने की बात कर रहे हैं। और सिंदूर को अगर खैरात समझोगे तो सुहागन अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानती है। हम ऑपरेशन सिंदूर का जब सम्मान करते हैं तो सिंदूर का भी सम्मान करते हैं। और हमारी बिहार के लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर बांटने चल गए। ये सिंदूर बांटने का चीज है क्या? अरे सिंदूर के सम्मान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आतंकियों के हमला, और भाई ठीक है, थर्ड पार्टी ने आकर के आपको सीज फायर करा दिया, बाद में सीज फायर का वायलेशन हुआ। हम उस दिशा में जाना नहीं चाहते, क्योंकि कालांतर की घटनाओं ने हमारे देश की सेना के जज्बे को देखा, सैल्यूट किया है। शक्ति यादव, रोड शो की भीड़ देख लीजिए जरा, स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो चल रहा है, भीड़ देखिए जरा। आप सुनिए, मैं वहीं आ रहा था, पटना के मलिन बस्तियों से। मानक जी, माफ करिएगा, हम भीड़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन फुटेज आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। फुटेज मिल जाएगा मलिन बस्तियों से कैसे कैसे लाए गए। हम वहां जाना ही, देश के प्रधानमंत्री आए भाई, हम बहुत हम नहीं करते हैं पॉलिटिक्स। नहीं, एक सेकंड। तो सवाल उठता है कि हमने कभी सिंदूर के ऑपरेशन पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन जिन लोगों ने हमारे सेना के सम्मान पर ठेस पहुंचाया, हमारे बेटियों को सम्मान पर ठेस पहुंचाया, आतंकी का बहन किया, उससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, पूछा नहीं गया। लड़ रहे थे बहादुर सेना। मानक जी, बिहार के उन जिलों में जहां पार्थिव शरीर आए हैं, उन पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने के लिए राज्य का मंत्री नहीं जाता है। आज उनकी 13वीं भी अभी पूरा नहीं हुआ है। जाकर के जाइए नवादा में, जाइए नालंदा में, जाकर के देखिए उन घरों में जहां मातम है। ओके, गुरु प्रकाश जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं संजय जी के पास। सुन लीजिए गुरु प्रकाश, बोलिए, आपकी बारी है, जवाब दीजिए। पूरी बात तो सुनते नहीं, मानक जी रोक देते हैं। शक्ति यादव, उसके बाद एक चांस और दे दूंगा, अभी संजय जी बोले नहीं है, एक चांस और दूंगा इसके बाद। पहले गुरु प्रकाश जवाब दे रहे हैं, बोलिए। नहीं, मानक जी, मैं शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहा था अपने वरिष्ठ साथी की बातों को। हमें समझने की आवश्यकता है। लगातार बिहार में भी उन्होंने बोला कट्टा राज है। किस प्रकार के कट्टा राज की आप बात कर रहे हैं? इसी बिहार की राजधानी पटना में मीसा भारती की शादी में गाड़ी के शोरूम से गाड़ी ऐसे ले जाते थे। इसी बिहार के पटना की राजधानी में ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी 2-3 किलो चले गए थे। तब कट्टा राज नहीं था, तब जंगल राज नहीं था। इसी बिहार में अपहरण केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र था, सारा का सारा अपहरण का सरगना सीएम हाउस से चलता था, तब कट्टा राज नहीं था, तब जंगल राज नहीं था। देखिए, आप वरिष्ठ है भैया, इस प्रकार की बातें करते तो कम से कम तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। और यहां बात हो रही है भाई विकास की। 2004 से 14 आप लोग सरकार में थे, कितना पैसा दिया आप लोग बिहार को ग्रांटेड एड में?
कितना पैसे दिया आप लोग डेवोल्यूशन में? आपने दिया था 2 लाख करोड़, एनडीए ने दिया है 7 लाख करोड़। किसने विकास किया है? ग्रांटिंग एड में आपने दिया था 75,000 करोड़, एनडीए ने दिया 3 लाख करोड़। बजट का आकार हो, मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, सड़क की बात हो, साक्षरता की बात हो, शिक्षक और छात्र का रेशियो हो, हर फ्रंट पे, तमाम मोर्चों पे आज 15 वर्ष पहले का बिहार और आज के बिहार में बुनियादी अंतर है। इस बात को स्वीकार करिए। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो पुनः आपको वहीं लौटना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं, बिहार के लोगों ने अपना मन बना लिया है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में 32 सांसद हमें दिए थे और लगभग 150 से अधिक विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को विजय प्राप्त हुए थे। किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए। मोदी जी की लोकप्रियता, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और लगातार हमारा काम, जातिगत जनगणना हो, सामाजिक न्याय हो, पहली बार आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाना हो, अति पिछड़ी जाति को सम्मान देना हो, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। और आज ऑपरेशन सिंदूर तो आपकी पार्टी में चल रहा है। अपने परिवार और कुनबे को संभालिए, पहले अपने दूसरे युवराज को संभालिए, तब जाकर के आप सिंदूर की बात करिएगा। आप लोगों के पास नैतिक अधिकार नहीं है सिंदूर पे बात करने का। एक यादव की बेटी, कोई न्याय नहीं, पर्सनल कर रहे हैं, पर्सनल नहीं। आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक लाइफ में, मानक पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक लाइफ में हैं, कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होता है आपका। आप पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ में बिल्कुल बात नहीं होती है। सवाल खड़े होंगे, अपने सवाल खड़े होंगे, ऐसे नहीं होता है। महत्व क्या जाने? बिल्कुल और सवाल खड़ा होगा, राष्ट्रभक्त सवाल खड़ा होगा। आप सवाल से परे नहीं जाइएगा। एक सेकेंड गुरु प्रकाश, लालू परिवार के निजी मामलों को आप पब्लिक लाइफ में क्यों ला रहे हैं भाई? घर में सबके होता है। मानक जी, जिन दो वरिष्ठों ने अपने परित्याग करके विकास पब्लिक लाइफ में है, वो पब्लिक लाइफ में है। ओके, शक्ति यादव जवाब देंगे अब शक्ति यादव जवाब देंगे। ओके ठीक है, ऑलराइट। शक्ति यादव की बारी है, बोलिए शक्ति यादव, फिर संजय जी के पास जा रहे हैं। शक्ति यादव की बारी। गुरु प्रकाश अब सुनना पड़ेगा। अब सुनिए गुरु प्रकाश सुनिए, शक्ति यादव बोलिए। मानक जी सुनिए, हमने कट्टा राज इसलिए कहा कि अगर 20 वर्षों में 65,000 हत्याएं बिहार के अंदर में होता है तो 250 हत्या प्रति माह होती है। अरे कौन सा डेटा बोल रहे हैं सर? एनसीआरबी का आंकड़ा देख के आइए सर। कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं आप। सैयद शहाबुद्दीन को किसने पाला था? झूठ नहीं बोलता। सैयद शहाबुद्दीन को किसने पाला था? अरे शहाबुद्दीन को किसने पाला था? दिखाइए यहाँ पे, दिखाइए यहाँ पे, निवेश के मामले में पीछे किस विकास की बात कर रहे हो? मानव विकास मिशन का लक्ष्य क्या है बताना पड़ेगा मानक गुप्ता जी। अब पलायन का हब बनाया, बेरोजगारी का हब बनाया, अब डेवलपमेंट फॉर होम। सर्टेन लोग का विकास नहीं होता। अच्छा शक्ति यादव, एक सवाल का और जवाब दीजिए, फिर मैं आगे जा रहा हूं। शक्ति यादव, गुरु प्रकाश कह रहे हैं सिंदूर का मुद्दा उठाने का हक आपको नहीं है, पहले अपना घर संभालिए, जवाब दीजिए। जिसने अपने सिंदूर को तिलांजलि दे दिया वो व्यक्ति पूछ सकता है सिंदूर की बात? सड़कों पर विचरने के लिए छोड़ दिया वो सिंदूर। मैं निजी जीवन पर हमला नहीं करना चाहता, मैं कोई निजी जीवन पर हमला नहीं करता। राष्ट्रवादी मत बनाइए उन लोगों को जिन्होंने सिंदूर का परित्याग करवा दिया। ओके, संजय जी को लाइए। संजय कुमार, अरे भाई संजय कुमार ओके, अब रुक जाइए प्लीज, थोड़ा शांत प्लीज, रुक जाइए संजय कुमार। संजय जी, क्योंकि आप बहुत सारे सर्वेज इस तरह के पहले भी करते आए हैं, पुलवामा के समय और उसके बाद भी आपने कई सर्वे किए, फिर बालाकोट भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ। आपको लगता है जिस तरह का राष्ट्रवाद का एक उफान आया था, लहर आई थी पुलवामा हमले के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी यह हो सकता है संजय जी? बिहार के चुनाव में इसका असर दिखाई पड़ेगा या लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा का चुनाव भी दूर है। कई बार मेमोरीज, जो जनता की मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। इस वक्त तो ऐसा जरूर लगता है कि लोगों की बड़ी संख्या में सहानुभूति इस ओर है। लोग मतलब एक तरह से बहुत उत्साहित है कि जिस तरह से पाकिस्तान को मध्य जनता की भाषा में मजा चखाया हमने, जो उन्होंने करतूत की उसका मजा चखाया। तो बिहार के चुनाव में अगर रूलिंग पार्टी इसका पुरजोर तरीके से प्रचार करती है तो कुछ ना कुछ इसका फायदा होगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए मानक जी कि बिहार के चुनाव में जातिगत आधारित वोट कई सदियों से हमने देखा है डलते हुए। जातिगत गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैं ये नहीं कहता कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा, लेकिन शायद जितनी उम्मीद की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, उतनी उम्मीद मुझे नहीं है कि इतना ज्यादा फायदा रूलिंग पार्टी को मिल सकता है। ओके। और संजय जी, स्टेट इलेक्शन में क्या राष्ट्रवाद की इस तरह की लहर का फायदा, क्योंकि बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन नहीं होते हैं स्टेट के, ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर होते हैं? देखिए, अगर सीधा सीधा कहें फायदा होगा या नहीं होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, तो मैं कहूंगा फायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इसको हम जक्सटापोज करें कि देश के चुनाव में और राज्य के चुनाव में किस में ज्यादा फायदा होगा। देश के चुनाव में ज्यादा फायदा होगा, राज्य के चुनाव में कम फायदा होगा। ओके। और आपकी समझ क्या कहती है संजय जी, बिहार में 3-4 सबसे प्रमुख मुद्दे इस बार कौन से रहने वाले हैं? अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इसके बाद देखिए, चुनाव में अभी भी 5 महीने का वक्त है, लेकिन 5 महीने में चीजें, मुद्दे बदलते रहेंगे। मुझे लग रहा है अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें, आरजेडी कांग्रेस की बात करें, तो शायद बेरोजगारी और पलायन, इन दो चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाया, और बेरोजगारी है, पलायन है, मुद्दा बनाने की बात मैं ये नहीं कह रहा कि वो मनगढ़ंत मुद्दा बना रहे, ये बड़ा मुद्दा है बिहार में। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, तो ये मुद्दा बनाएंगे। और जहां तक बात रही रूलिंग पार्टी की, एनडीए की, विकास के मुद्दों की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर उनके हिसाब से जो सुधरी है उसकी बात करेंगे, बिजली पानी की बात करेंगे, वो लेकिन बातें कम होंगी, और नेशनलिज्म का सहारा जरूर लिया जाएगा, जिसका जिक्र आप बार कर रहे हैं। पूरे प्रोग्राम का जो एक तरह से सार वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली हो रही है, तो यह संदेश अगर जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसका सहारा तो बीजेपी जरूर लेना चाहेगी। ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर पर आरजेडी और कांग्रेस की जो अलग अलग रणनीति है संजय जी, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? कांग्रेस बहुत अग्रेसिव है, आरजेडी थोड़ा सा शांत है, सबड्यूड है, रीजनल पार्टी है, और कांग्रेस नेशनल पार्टी है। क्या यही वजह है या और भी कोई स्ट्रैटेजी आप देखते हैं इसमें? अब ये स्ट्रैटेजी तो पार्टी वाले बताएंगे, मैं कह नहीं सकता कि स्ट्रैटेजी क्या है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप दोनों गठबंधन के पार्ट हैं, और ये उम्मीद है कि शायद कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन जरूर रहेगा बिहार के चुनाव में, तो स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए। आप दो भाषा अगर अलग अलग बोलेंगे तो जनता तक संदेश अच्छा नहीं जाता है। चुनावी रणनीति के हिसाब से, चुनावी दृष्टिकोण से तो मुझे यही लगता है कि दो भाषा में बात नहीं होनी चाहिए, एक भाषा में बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक गठबंधन के रूप में वोट मांगने जनता के पास जा रहे हैं। ओके। और एज ऑफ नाउ संजय जी, आपको दोनों गठबंधनों में कौन सा गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है? थोड़ा बहुत भी अगर अंतर है तो? कोई मेरे पास चुनावी मतलब आंकड़े नहीं है, कोई सर्वे के आंकड़े नहीं है, लेकिन अगर इस वक्त आप कोई भी सर्वे के आंकड़े भी देखेंगे तो बहुत साफ दिखाएगा कि एनडीए गठबंधन को एज है। और इसका कारण बहुत सीधा है। किसी भी राज्य में चुनाव के अगर 5-6 महीने पहले आप सर्वेक्षण कराएं और सरकार ने अगर बहुत खराब काम नहीं किया हो, तो रूलिंग पार्टी के पक्ष में जनता दिखाई पड़ती है। चुनाव का माहौल जैसे जैसे बनेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तब चीजें बदलती हैं। अगर दिल्ली के चुनाव की बात करें, अगर हम हरियाणा के चुनाव की बात करें, हाल ही की ये चुनाव है, जब दिल्ली का चुनाव शुरू हुआ था, उस समय जो सर्वेक्षण थे बहुत साफ दिखाते थे कि आम आदमी पार्टी को एज है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली और हम सबको पता है कि चुनाव के नतीजे क्या हुए। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। शुरुआत में बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली। अब ये अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग नैरेटिव हो सकती है, लेकिन जनता के नजरिए से मुझे लगता है कि चीजें बदलती हैं। इस वक्त एनडीए को एज दिखाई पड़ता है, लेकिन आने वाले 5 महीने में चीजें बदल भी सकती। ठीक है। बस एक सवाल और संजय जी, लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव की आमने सामने की टक्कर इस बार बीजेपी और आरजेडी की होगी और जेडीयू थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहेगा। आप मानते हैं ऐसा? ऐसा इसी के लिए कहा जा रहा है, इसकी चर्चा इसी के लिए हो रही है कि अगर आप अभी के विधानसभा के स्वरूप को देखें तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड जो वो छोटी पार्टी है संख्या के दृष्टिकोण से। और जहां तक ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बैक स्टेज पे चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह के उनके स्वास्थ्य और इसकी चर्चाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कैंपेन में बहुत फ्रंट फुट पर रहे हैं, तो इसकी संभावना दिखाई पड़ती है कि प्रधानमंत्री पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के लिए कैंपेन करेंगे। और स्वाभाविक है, अगर हम आरजेडी महागठबंधन की बात करें तो उसके तो नेता एक तरह से सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव हैं, और तेजस्वी यादव के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है। शक्ति यादव, आप तैयार हैं तेजस्वी वर्सेस मोदी की लड़ाई के लिए?
पॉलिटिकल पार्टियां जो काम करती है ना जनता के बीच में 24/7 तैयार रहती है। इसमें कोई फट की गुंजाइश नहीं है। सबको पता है कि बीच में किस तरह से ग्रैंड अलायंस अगर चीजों को प्रभावित नहीं करती तो सत्ता से दूर ही रहती। और हम तो बड़े पार्टी के रूप में आए, ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है इन चीजों को। और हमने कोई आंकड़ा कोई बाहर से नहीं लाया। हमने कहा कि अगर पलायन के क्षेत्र में, अगर बेरोजगारी के क्षेत्र में एक बड़ा हब है बिहार, आप देख रहे हैं देश के पैमाने पर। हमने नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से अगर सारे सूचकांक में अगर हम निचले पायदान पर हैं तो डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए, 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण जो बढ़ाया गया डाला क्यों नहीं गया? ओके, गुरु प्रकाश, उसके बाद आलोक शर्मा। गुरु प्रकाश, हमारे 30 सेकेंड्स, टाइम खत्म हो रहा है। गुरु प्रकाश। मानक जी, मैं पुनः बोलता हूं, मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुद्दा डेवलपमेंट है, मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है। और निश्चित रूप से मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, और राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता और प्रवक्ता से मैं डिबेट करने को तैयार हूं। साक्षरता दर हो, रोड पेनिट्रेशन हो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो, मैटरनल मोर्टालिटी रेट हो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनने की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने की बात हो, एक्सप्रेस वे हो, आप डिबेट करवा लीजिए। और मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं, आप पुनः चाहते हैं कि गाड़ियों के शोरूम से गाड़ियों को निकाल लिया जाए, आप पुनः चाहते हैं कि ज्वेलरी शोरूम से गहने जवाहरात को लूट लिया जाए, आप पुनः चाहते हैं कि सीएम हाउस से अपहरण का गिरोह चले, अपहरण का केंद्र बने। देश में सबसे बड़ी लूट, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आलोक शर्मा, राष्ट्रीय जनता दल की यही संस्कार है, यही राष्ट्रीय। मुझे लगता है एनसीआरबी के आंकड़े अगर गुरु भाई देख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा अध्ययन करके चलेंगे तो सारा पता चल जाएगा यूपी और बिहार दोनों कहां खड़े हैं। आज का विषय यह है कि बिहार में इतना पलायन है, सब कुछ है 20 साल से। वो एयरपोर्ट दरभंगा का भी चालू हो गया, वो हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर का भी सब चालू हो गए, वहां पर मोतिहारी की शुगर मिल चालू है। मोदी जी इस बार वहीं से चाय पिएंगे। तेज प्रताप के परिवार पर बात हो तो तेज प्रताप जो हैं वो पब्लिक लाइफ में हैं, लेकिन मोदी जी पब्लिक लाइफ में नहीं है, उनके सिंदूर पे बात नहीं होनी चाहिए। खैर, मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको नहीं दिखेगा मानक जी, आपने मानक जी देखिए, आपने कहा कि बिहार में कौन कौन से विषय होंगे। बिहार में सबसे पहला एक विषय होगा कपटी राष्ट्रवाद, उसके बाद हिंदू मुसलमान, फिर भैंसों का एक टेला आएगा, भैंस आएंगी, फिर मंगलसूत्र का एक ट्रक भर के आएगा, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा बच्चे वाले लोग आएंगे, लोगों को याद करना चाहिए। फिर उसके बाद हनुमान जी की जाति का एक पोस्टर आएगा, फिर उसके बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब चालू होंगे बिहार से। और अंत में फिर जो है 50 साल से बाहर अंत में इलेक्शन कमीशन आएगा। कांग्रेस बिहार अरे सुनिए ना, अरे गुरु मेरे छोटे भाई सुन तो लो, अंत में कौन आएगा? सस्पेंस, गुरु प्रकाश, गुरु प्रकाश, गुरु प्रकाश, आप मेरे छोटे भाई हो, आप मेरे 40 साल से बाहर हैं। अरे सुनिए तो, 40 साल से बिहार से बाहर बिल्कुल हम बाहर हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। यही सामंतवाद और 2000 बाहर है और फिर बाहर रहिएगा। 2015 का रिजल्ट अगर आप देख लेते गुरु प्रकाश तो आप ये सवाल नहीं पूछ पाते। गुरु प्रकाश दिक्कत यही है ना, रुकिए ना प्लीज, यही तो दिक्कत है। रुकिए ना, एक एक करके रुकिए ना। गुरु प्रकाश जी, लायबिलिटी बने हुए आरजेडी का, शक्ति जी से पूछ लीजिए। बीजेपी, गुरु प्रकाश जी तो बहुत संयमित मेहमान कौन सा बहुत आरजेडी के ऊपर। गुरु प्रकाश जी बहुत संयमित प्रवक्ता है, बाकी तो बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना, मोदी जी की झूठों को लेकर। अब बात आती है कि आखिर में आएगा, अरे भाई सुन तो लो यार, गुरु प्रकाश सुन तो लो, सुन तो लो, आखिर में आएगा इलेक्शन कमीशन। वो 2 दिन में 20-30 लाख वोटें बढ़ाएगा। 40 साल हरियाणा में भी बढ़ाई, महाराष्ट्र में भी बढ़ाई, और फिर एक मॉडल आएगा 8,000 करोड़ का, टाइम एक गुड़गांव का मॉल लेके आएगा ईडी। जो अगर आप